13 अक्टूबर के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा एडिटोरियल है भारत और यूके के व्यापारिक संबंधों के बारे में। यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भारत की यात्रा पर आए हुए थे। भारत में उन्होंने 2 दिन तक कई लोगों से मुलाकात की। राजनीतिक लोगों के अलावा भी उन्होंने उद्योग जगत के कई लोगों से मुलाकात की, शिक्षा जगत के लोगों से मुलाकात की, सांस्कृतिक जगत के लोगों से मुलाकात की, फ़िल्मी उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात की। कई समझौते भी हुए हैं। भारत के लिए और यूके के लिए क्या इम्पोर्टेंस रहा है इस दौरे का, सारी बातें दूसरे एडिटोरियल में देखेंगे। और पहला एडिटोरियल है यूएस, इज़राइल और हमास के बारे में। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल, जैसे कि हमने बात की थी, आप जानते भी हैं कि युद्ध चल रहा है, लगभग 2 साल हो चुके हैं। कहाँ युद्ध चल रहा है? युद्ध चल रहा है गाज़ा में। अब गाज़ा में युद्ध चल रहा है और इज़राइल हमास को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 से। कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2023 से। हमास ने, जो कि हमास एक संगठन है, एक उग्रवादी संगठन है और इसका गाज़ा के ऊपर ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये डार्क लाल कलर का, यहाँ पर यानी गाज़ा में हमास का नियंत्रण है। और हमास के लोगों ने इज़राइल में घुसकर हमला किया, इज़राइल के कई लोगों को बंधक बनाया। इसमें लगभग 1200 लोगों की जानें चली गई। 120 लोगों को बंधक बनाकर हमास के लड़ाके इज़राइल से गाज़ा लेकर चले गए थे। तब से युद्ध की शुरुआत हुई थी और 2 साल हो चुके हैं, युद्ध चल ही रहा था। और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज़राइल पर दबाव डाला जा रहा था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए एक 20 सूत्रीय शांति योजना बनाई थी। 20 सूत्रीय शांति योजना डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई थी ताकि इस युद्ध को समाप्त किया जा सके, संघर्ष विराम किया जा सके। यदि दोनों पक्ष इस शांति योजना को मान लेते तो संघर्ष विराम हो जाता और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम को मान लिया है। दोनों पक्ष अब युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं और 13 अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। 13 अक्टूबर से हमास सभी जीवित बंधकों को रिहा करेगा और बाकी जो बंधक थे, मतलब कई बंधक मारे जा चुके थे, उनके शव भी लौटा देगा। एक तरफ हमास बंधकों को रिहा करने पर राजी हुआ है, दूसरी तरफ इजराइल सैनिक भी पीछे हटना शुरू कर चुके हैं। कई चरणों में इनकी वापसी होने वाली है। यदि इस मैप पर देखें तो यहाँ पर ये जो नीली वाली लाइन है, यहाँ पर है फिलहाल इजराइल की डिफेंस फोर्सेस। अब ये पीछे हटते हुए पहले पीली लाइन तक, फिर लाल लाइन तक और फिर गजा से बाहर होने वाली है। लेकिन गजा की पेरीफेरी पर यानी गजा की सीमाओं पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की उपस्थिति रहेगी जब तक कि पूरी तरह से इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता। लेकिन फिलहाल इजराइल के सैनिक गजा से पीछे हटना शुरू कर चुके हैं और इजराइल की तरफ से लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। पूरा मामला ज़रूरी है क्योंकि एक लंबे समय के बाद इजराइल में, खासकर गजा में, गजा के फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक शुभ संकेत है। यह एक राहत की बात है क्योंकि संघर्ष विराम हुआ है। इजराइल ने गजा में लगभग तबाही मचा कर रखी है। वहाँ पर पूरे गजा को मलबे में तब्दील किया जा चुका है। बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, मासूम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा था। तो यह युद्ध विराम इजराइल के लोगों के लिए भी और साथ ही साथ उन बंधकों के लिए और गजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीनी लोगों के लिए भी थोड़ी सी राहत की बात है। और इसका श्रेय जाता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री पूर्ण विजय तक यानी हमास को पूरी तरह से समाप्त कर देने तक लड़ाई जारी रखना चाहते थे। जब हमला हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद से ही इजराइल की सरकार, इजराइल की कैबिनेट, इजराइल के प्रधानमंत्री हमास को खत्म करने की शपथ ले चुके थे, कसम खा चुके थे और इससे कम पर किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस अस्थायी शांति, हालांकि पूर्ण समाधान नहीं है, एक अस्थायी शांति है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे का समाधान एक व्यापक समझौते के तहत ही हो सकता है जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के लोग, इजराइल और फिलिस्तीन के प्रतिनिधि व्यापक तौर पर शामिल होंगे, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अलावा इस समस्या का समाधान फिलहाल तो नहीं हुआ है। फिलहाल एक अस्थायी शांति हुई है और इसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। भले ही दबाव में ही सही, लेकिन इजराइल संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया है। जब युद्ध शुरू हुआ था, मतलब हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने युद्ध शुरू किया था, उसके बाद इजराइल का एकमात्र लक्ष्य था हमास को समाप्त करना, हमास को पूरी तरह से समाप्त करना, हमास का अस्तित्व मिटा देना, यही इजराइल का लक्ष्य था। और उसके बाद इजराइल ने भीषण कार्रवाई की भी। गजा के अंदर इतनी भीषण कार्रवाई हुई कि गजा मलबे में तब्दील हो चुका है। लगभग 23 लाख की जो आबादी है गजा की, वो कई बार विस्थापित हो चुकी है। लगभग पूरी आबादी कई बार विस्थापित हो चुकी है। यहाँ पर जब इजराइल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी तो उसका निशाना हमास था, लेकिन युद्ध फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ चला गया, फिलिस्तीन के मासूम लोगों के खिलाफ चला गया, महिलाओं बच्चों को भी निशाना बनाया जाने लगा। और इस क्रूर जनसंहार और हिंसक कार्रवाई में भूख को भी युद्ध का हथियार बना लिया गया। इससे इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, इजराइल पर
अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, उसे अलग-थलग कर दिया गया। यहाँ तक कि इज़राइल के जो अ, मित्र देश हैं, इज़राइल के करीबी देश हैं, यूरोप के देश हैं, जैसे यूके और फ्रांस, इन्होंने भी फ़िलिस्तीन को मान्यता दी और इज़राइल पर दबाव बनाया। इतना सब कुछ होने के बाद भी नेतन्याहू यानी इज़राइल के प्रधानमंत्री इस युद्ध को जारी रखना चाहते थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में उन्हें युद्ध विराम को स्वीकार करना पड़ा, मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा और राहत की बात है कि यह युद्ध विराम फिलहाल तो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मजबूरी में ही सही, लेकिन युद्ध विराम तो हो गया है। लेकिन इस पूरे प्लान से, इस 20 सूत्रीय शांति योजना से, 20 सूत्रीय शांति योजना के बारे में हम पिछले एडिटोरियल्स में पढ़ भी चुके हैं। 20 सूत्रीय शांति योजना में मुख्य बातें क्या-क्या थी? एक बात तो ये थी कि दोनों तरफ से युद्ध रोका जाएगा, हमास की तरफ से बंधकों को रिहा किया जाएगा और इज़राइल की तरफ से संघर्ष विराम किया जाएगा और सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। हमास का निशस्त्रीकरण भी होगा और गाज़ा पर एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का शासन होगा। तो इस तरह की शर्तें 20 सूत्रीय शांति योजना में थी। तो पहली बात तो ये जो बंधकों की रिहाई वाली बात है, तो उसके लिए हमास राज़ी हो गया है, उसने बंधकों की रिहाई भी की है। और जो दूसरी बात थी कि इज़राइल अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा, ये भी होता हुआ कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन जिसमें हमास का निरस्त्रीकरण शामिल था और गज़ा पर एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के शासन की जो बात थी, उसके लिए क्या हमास राज़ी होगा? इज़राइल गज़ा को छोड़ेगा और क्या हमास हथियार छोड़ेगा? तो ये 2 जो मुख्य सवाल हैं, वो अभी तक अस्पष्ट हैं। दोनों तरफ से कोई स्पष्ट बात, कोई स्पष्ट बयान हुआ नहीं है कि क्या ये दोनों बातें हो पाएँगी? क्या इज़राइल गज़ा को छोड़ेगा और क्या हमास हथियार छोड़ेगा? तो ये सवाल अभी भी बने हुए हैं, स्पष्टता नहीं है। अब चूँकि ये पूरी प्रक्रिया अमेरिका की मध्यस्थता से हुई है, अमेरिका ही नहीं, इसकी मध्यस्थता में कतर, इजिप्ट और तुर्की भी शामिल थे। तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर गाज़ा में शांति स्थापना को लेकर गाज़ा पर एक शिखर सम्मेलन होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? शर्म अल शेख में होने वाला है। इसे शर्म अल शेख पीस समिट कहा जा रहा है। शर्म अल शेख कहाँ है? इजिप्ट का एक रिसोर्ट सिटी है, वहाँ पर होने जा रही है बैठक और उसमें इजिप्ट, कतर, टर्की और यूएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी कि यूएस से तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी होंगे कियर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी होंगे। इसके साथ ही 30 अन्य देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें शामिल होंगे। इस समिट में शर्म अल शेख पीस समिट में गाज़ा में शांति को लेकर बातचीत होगी, शांति स्थापना करने पर जोर दिया जाएगा और भी बातें होंगी। तो ये मीटिंग होने जा रही है शर्म अल शेख में। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये असली समाधान है? क्या इससे स्थायी शांति आ पाएगी? क्या इस अस्थायी शांति से, क्या इस अस्थायी समाधान से स्थायी समाधान की ओर बढ़ा जा सकेगा? क्या हमास हथियार छोड़ेगा? क्या हमास गज़ा की सत्ता को छोड़ेगा? और क्या इज़राइल पीछे हटने के लिए राज़ी हो पाएगा? और यदि इस पूरी समस्या का समाधान करना है, तो इसमें मध्यस्थों को निष्पक्ष रूप से, विशेष तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिना किसी पक्षपात के, क्योंकि जब से ये प्लान आया है, 20 सूत्री प्लान आया है जिसके बारे में हम पिछले एडिटोरियल में पढ़ भी चुके हैं, तब से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस पूरे प्लान का झुकाव इज़राइल की तरफ है। पूरा प्लान इज़राइल को ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो यदि इस समस्या का समाधान करना है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, मध्यस्थकारों को निष्पक्ष भूमिका निभानी होगी, तब जाकर ही कहीं इस समस्या का समाधान हो पाएगा। तो बस एडिटोरियल में इतनी ही बातें थी। कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2023 से। हमास ने हमला किया पहले इज़राइल के ऊपर, कई लोगों को बंधक बनाया, लगभग 1200 लोग मारे गए, लगभग 250 लोगों को बंधक बनाकर गाज़ा लेकर चले गए। उसके बाद इज़राइल ने हमास को ख़त्म करने की कसम खाई और इज़राइल ने गाज़ा में हमास के ऊपर भीषण कार्रवाई शुरू भी की। इस पूरे युद्ध में गाज़ा का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ। 23 लाख की आबादी कई बार विस्थापित हो चुकी है। लेकिन समय के साथ इज़राइल ने गाज़ा में मासूम बच्चों को और महिलाओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई और कई देशों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता भी दे दी। इस तरह से इज़राइल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग-थलग पड़ गया। इसके बाद भी नेतन्याहू, जो अपनी पूर्ण विजय के लिए, हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, इस समस्या का पूर्ण समाधान करने तक युद्ध जारी रखना चाहते थे, उन्हें अब संघर्ष विराम के लिए तैयार होना पड़ा है। संघर्ष विराम कराने की जो पूरी योजना है वो बनाई थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने 20 सूत्री शांति योजना बनाई थी, जिसमें ये था कि हमास सभी जीवित बंधकों को रिहा करेगा, जो शव है उसके पास वे भी लौटाएगा, इज़राइल की तरफ से संघर्ष विराम किया जाएगा, 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा, इज़राइली सैनिक सीमित सीमा तक पीछे हटेंगे, मतलब कई चरणों में सैनिक पीछे हटेंगे। लेकिन हमें यहाँ समझना होगा कि यह सिर्फ एक विराम है,
स्थायी शांति नहीं है, स्थायी समाधान नहीं है। ज़रूरी है कि यदि इस संघर्ष को रोकना है, इस संघर्ष को ख़त्म करना है, तो पूरी समस्या का समाधान करना होगा। सिर्फ़ टेम्परेरी विराम से, सिर्फ़ टेम्परेरी पॉज़ से कुछ नहीं होने वाला। कुछ राहत मिलेगी ज़रूर फ़िलिस्तीन के लोगों को, गज़ा के लोगों को, लेकिन ज़रूरी है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। कई चरणों में ये पूरी योजना लागू होने वाली है, जिसमें पहले तो संघर्ष विराम है, बंधकों की रिहाई है, इज़राइली सैनिकों का पीछे हटना है, हमास का इसमें निरस्त्रीकरण भी शामिल है, जिसके लिए हमास तैयार होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। गज़ा में अंतर्राष्ट्रीय शासक की निकाय की स्थापना की जाएगी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती की जाएगी, जिसमें दूसरे देशों के सैनिक होंगे। दूसरे देशों के सैनिक यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल है, वहाँ पर काम करेंगे, पुलिस की स्थापना करेंगे, जो कि गज़ा में शांति की स्थापना के लिए काम करेगी। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम का पालन भी इसमें होना है। विवादित मुद्दे क्या हैं? अब इस पूरी प्रक्रिया में आलोचकों का कहना है कि पूरा प्लान इज़राइल की ओर झुका हुआ है। ऊपर से इज़राइली डिफेंस फोर्सेस अभी भी गज़ा के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखती हैं। पीछे हटने के बाद भी अभी भी गज़ा के ऊपर बड़ा कंट्रोल है। तो ये भी सवाल है कि क्या इज़राइल पूरी तरह से गज़ा को छोड़ देगा? इज़राइली डिफेंस फोर्सेस गज़ा से पीछे पूरी तरह से हटेंगी या नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है। ऊपर से हमास बंधकों की रिहाई पर तो सहमत हुआ है, लेकिन बाकी शर्तों को लेकर अभी कोई खास बात नहीं हुई है। जिसमें 20 सूत्री जो प्लान था, उसमें एक बात तो ये थी कि हमास का निरस्त्रीकरण किया जाएगा। उसके बंधक यदि सामान्य जीवन में लौटना चाहे तो लौट सकते हैं, या फिर गज़ा को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, या फिर रहना चाहे तो वहाँ पर रह भी सकते हैं। ऊपर से इस तरह के प्रावधान भी थे कि वहाँ पर आने वाले जो भी शासन होगा, उससे हमास एक संगठन के तौर पर दूर रहेगा। तो इन शर्तों को भी हमास मानने के लिए राज़ी होगा या नहीं, ये अभी भी सवाल है। और दूसरी तरफ इज़राइल पूरी तरह से गज़ा से वापस होगा या नहीं, ये भी सवाल है। तो ये विवाद के मुद्दे हैं। आलोचक इनकी आलोचना कर रहे हैं, चिंता जताने वाले लोग चिंता जता रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा, जब तक दोनों पक्षों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी गज़ा में शांति स्थापना को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है मिस्र में, जिसमें दुनिया भर के नेता शामिल होंगे। और आगे बात यही है कि इस युद्ध विराम से एक अस्थायी राहत हो जाएगी, लेकिन गज़ा में राजनीतिक समाधान का अभाव है। गज़ा में जब तक राजनीतिक समाधान नहीं होता, पूरी तरह से समाधान नहीं होता, कोई एक समझौता नहीं होता, तब तक तो यहाँ पर पूरी तरह से शांति की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तरफ जब तक हमास है और दूसरी तरफ इज़राइल हमास पर और फ़िलिस्तीनी लोगों पर अविश्वास करता रहेगा, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में और इस पूरी शांति स्थापना में और इस 20 सूत्री प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी मध्यस्थकारों को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। फिलहाल तो हमास को इस शासन से हटना होगा, गज़ा के शासन से हटना होगा। अब या तो इसे फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपना होगा या अंतर्राष्ट्रीय निकायों को सौंपना होगा। इज़राइल को भी चरणबद्ध तरीके से गज़ा से पीछे हटना चाहिए और अमेरिका को दोनों पक्षों के हितों का संतुलन बिठाते हुए, दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी। अब यहाँ से यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए सवाल भी कुछ इसी तरह का है कि हमास इज़राइल संघर्ष में अमेरिका की भूमिका किस प्रकार शांति प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में हॉनेस्ट ब्रोकर की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। तो अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जिसमें हमास और इज़राइल में युद्ध विराम करवाने पर उसने काफ़ी प्रयास किए हैं, 20 सूत्री शांति योजना बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला है और इसके चलते हमास भी और इज़राइल भी शांति के लिए, युद्ध विराम के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन पूरी प्रक्रिया जो 20 सूत्री प्लान है और इस प्लान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इज़राइल की ओर झुके हुए नज़र आते हैं। तो उन्हें एग्ज़ीक्यूट करने में और फ़िलिस्तीन के लोगों के प्रतिनिधियों से बात करके और फ़िलिस्तीन के लोगों का समर्थन, विश्वास लेकर इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से हल किया जा सकता है, इसमें मध्यस्थ की और ख़ासकर एक निष्पक्ष मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यही बातें हमें लिखना है। दूसरा एडिटोरियल है यूनाइटेड किंगडम और भारत के आर्थिक संबंधों को लेकर। जैसे कि हमने बात की थी कि दुनिया भर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, या तो ज़मीन पर लड़ाई हो रही है या फिर व्यापार युद्ध चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेता आपस में लड़ रहे हैं, धमकियाँ हो रही हैं, तीखी बयानबाजी हो रही है। और इस तरह के वैश्विक माहौल में जहाँ पर देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भरोसे की कमी है, वहाँ पर भारत और यूके दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, व्यापार को लेकर बातचीत कर रहे हैं, व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अभी पिछले दिनों जुलाई 2025 में भारत और यूके के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, एक
बहुत बड़ा एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट में दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ कम कर रहे हैं, व्यापार बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जता रहे हैं। उसी कड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत भी आए। कियर स्टारमर 2 दिन तक उन्होंने भारत की यात्रा की, भारत में कई लोगों से मिले और भारत में आर्थिक संबंधों को लेकर, निवेश को लेकर, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों में कई सहयोग हुए हैं। डिटेल में अभी देखेंगे हम कि क्या-क्या बातें हुई हैं इनकी यात्रा के दौरान। तो जैसे दुनिया भर के दूसरे देशों के लिए व्यापार ज़रूरी है, वैसे ही भारत के लिए भी व्यापार ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें भारत के पास नहीं हैं, वो भारत को चाहिए और जो भारत के पास है, उसे भारत को बेचना भी है दूसरे देशों को। क्योंकि जैसे भारत के पास मान लीजिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं है, तो हमें चाइना से चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स चाइना से चाहिए। मान लीजिए पाम ऑयल चाहिए तो हमें मलेशिया और इंडोनेशिया से चाहिए, सनफ्लावर ऑयल चाहिए तो हमें यूक्रेन और रूस से चाहिए, पोटाश चाहिए तो हमें यूक्रेन, रूस से चाहिए, हमें यूरिया चाहिए तो दूसरे देशों से बुलवाना पड़ेगा, डीएपी बुलवाना पड़ेगा, हमको खाने का तेल बुलवाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जलाने का तेल यानी पेट्रोलियम भी इम्पोर्ट करना है, तो जब भी हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके लिए हमें दूसरे देशों से व्यापार करना पड़ेगा और जो चीज़ें भारत में बनती हैं, उन्हें निर्यात करने के लिए हमें दूसरे देशों में बाज़ार की ज़रूरत होगी। बाज़ार मिलेगा तो हमारे प्रोडक्ट्स की बिक्री होगी, जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ बिकेंगी, तो विदेशी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी तो हम उसको विदेशों से चीज़ें खरीदने में खर्च करेंगे। मतलब सीधी-सी बात है, हमें हमारी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा चाहिए, डॉलर चाहिए मान लीजिए। अब डॉलर कहाँ से मिलेगा? डॉलर मिलेगा हमारे एक्सपोर्ट करके। जब हम एक्सपोर्ट करके चीज़ें बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है और उस विदेशी मुद्रा का उपयोग करके हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देश एक-दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, व्यापार समझौते करते हैं, एक-दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं और इसी तरह दुनिया भर में व्यापार फलता-फूलता है। देश एक-दूसरे से फ़ायदा कमाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब इसके लिए व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने दुनिया भर के अलग-अलग देशों के साथ कई व्यापार समझौते किए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का एक व्यापार समझौता है, सिंगापुर के साथ है, जापान के साथ भी है, साउथ कोरिया के साथ है, यूएई के साथ भारत ने व्यापार समझौता करके रखा है। ऐसे ही यूरोप में भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब इस ब्लॉक के साथ समझौता करके रखा है। ये यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा ब्लॉक है जो कि यूरोप में है और यूरोप में इसमें 4 देश शामिल हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है और इन 4 देशों ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके रखा है। भारत ने इन देशों के साथ भी मतलब इस ब्लॉक के साथ भी एक व्यापार समझौता किया है। इसके अलावा भारत का आसियान के साथ भी समझौता है। तो भारत दुनिया भर में व्यापार को बढ़ाने के पक्ष में रहा है। भारत अलग-अलग देशों के साथ बातचीत अभी भी कर रहा है, बातचीत चल रही है। यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है। ऐसी ही बातचीत यूके के साथ भी चल रही थी और जुलाई 2025 में एक समझौता हो भी गया, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये समझौता यूके के साथ हुआ है जुलाई 2025 में। ऐसे ही बातचीत अब अमेरिका के साथ भी करनी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत के निर्यात को झटका लगा है क्योंकि जो चीज़ें भारत से यूएसए को निर्यात होती थी, अब वे निर्यात अमेरिका के बाज़ार में महँगे हो गए हैं। अब यूएसए के बाज़ार में भारतीय चीज़ें महँगी होंगी और महँगी चीज़ें होंगी तो कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पाएँगी, इसलिए भारत के निर्यात को झटका लगा है। इस पूरे संकट से निपटने के लिए यूएसए से भी इस तरह का एक समझौता करना पड़ेगा। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर जो भारत आए हैं, उन्होंने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की है, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मुलाकात की है, रक्षा, निवेश और फिल्म निर्माण से जुड़े कई समझौते हुए हैं और भारत और यूके के संबंधों में एक ये नया चैप्टर है, एक अच्छी बात है। दोनों देशों के लिए फ़ायदा है, विन-विन सिचुएशन है। चौथी बात यह है कि व्यापारिक संबंध तो मजबूत हो ही रहे हैं, लेकिन भारत और यूके के आर्थिक संबंध अभी भी उतने अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक बात। दूसरी बात, ब्रिटेन भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब ब्रिटेन से जितना भी निर्यात होता है, भारत को उसका कुल 2% निर्यात हो रहा है भारत को और भारत से होने वाले निर्यात में 3% निर्यात, कुल निर्यात में से 3% निर्यात यूके को होता है। तो 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ जिन्हें एक-दूसरे की ज़रूरत है, जो दोनों एक-दूसरे को फ़ायदा पहुँचा सकती है, वे दोनों बहुत कम व्यापार कर रही हैं और इस व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने व्यापार समझौता किया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत को भी एक वैकल्पिक बाज़ार की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, इससे भारत को नुकसान हुआ है। भारत को भी अपने अलग-अलग विकल्प तलाशने होंगे, भारत को भी अलग-अलग बाज़ार तलाशने होंगे। केवल एक बाज़ार पर निर्भरता व्यापार के लिए, भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए ठीक नहीं हो सकती।
अगर भारत यूके में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाता है तो ये जो टैरिफ लगा है इसको भी काउंटर किया जा सकेगा। क्योंकि एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो भारत की कुल जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है और उसमें 20% में से 20% एक्सपोर्ट हम सिर्फ एक देश को करते थे, वो था यूएसए। अब उसने 50% का टैरिफ लगाया है, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स अब भारत से बाहर एक्सपोर्ट करने हैं, उनके लिए हमें अलग-अलग मार्केट चाहिए। तो यूएसए से होने वाले नुकसान की भरपाई हम ब्रिटेन में कर सकते हैं यदि हम भारत से एक्सपोर्ट यूके को बढ़ा पाते हैं। दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं। भारत और यूके के बीच में एक समझौता हुआ है मिसाइल आपूर्ति को लेकर, लगभग 350 मिलियन यूरो का समझौता है। मिसाइल की आपूर्ति होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और जॉइंट प्रोडक्शन भी होना है इस समझौते में। ब्रिटेन की तरफ से यह भी कहा गया है कि लगभग 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में निवेश करने को लेकर बात कही है। कितना निवेश? लगभग कुल मिलाकर 1.3 यूरो बिलियन का निवेश करने की बात कही गई है। ब्रिटिश कंपनियां भी भारत में इंटरेस्टेड तो हैं, निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड है, व्यापार करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी तक भारत की सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं कही है। हालांकि यदि समझौता और आगे बढ़ता है, दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो इस तरह के निवेश तो होंगे ही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मुंबई गए और वहाँ पर इन्होंने यशराज फिल्म्स का दौरा भी किया। यशराज फिल्म्स ने भी ब्रिटेन में 3 फ़िल्मों की शूटिंग करने की योजना बनाई है। अब ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रिटेन में नॉन व्हाइट सबसे बड़ा एथनिक कम्युनिटी जो है, एथनिक माइनॉरिटी जो है, वो है भारतीय मूल के लोग। और भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में कितना प्रभाव रखते हैं, उनका उद्योग जगत में भी प्रभाव है, राजनीति में भी प्रभाव है और सांस्कृतिक जगत में भी प्रभाव है। फ़िल्म जगत के अलावा ब्रिटेन के 2 विश्वविद्यालयों ने भारत में कैंपस खोलने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने भारत में कैंपस खोलने की योजना बनाई है। तो इतनी ही बातें थी एडिटोरियल में। अब ये दोनों देशों में ये जो क्रॉस सेक्टर कोऑपरेशन हो रहा है, मल्टी सेक्टर कोऑपरेशन हो रहा है, ये दिखाता है कि 2 देशों को, 2 परिपक्व लोकतंत्रों को, 2 अच्छे देशों को जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए। मतलब सीधी-सी बात है, एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका धमकियाँ दे रहा है, दूसरी तरफ भारत और ब्रिटेन के व्यापार संबंध, आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं। इस तरह से यदि समझौते होते हैं, दोनों देश परस्पर सहयोग करते हैं व्यापार के लिए, तो दुनिया भर में लोगों के लिए फ़ायदा होगा, भारत के लोगों के लिए फ़ायदा होगा, यूके के लोगों के लिए फ़ायदा होगा। एडिटोरियल में इतनी ही बातें थी। सीधी-सी बात है, दोनों देशों में व्यापार बहुत कम है। ब्रिटेन के कुल निर्यात में जो भारत को जाता है, उसमें मात्र 2% भारत को आता है। मतलब कुल निर्यात में 2% भारत को आ रहा है। भारत से होने वाले कुल निर्यात में मात्र 3% यूके को जा रहा है। अब बहुत कम व्यापार है, संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं और भारत को दूसरे बाज़ारों की तलाश भी है और यूके भी ब्रेक्ज़िट के बाद दूसरे व्यापारिक साझेदार ढूँढ रहा है। इसके लिए दोनों देशों के लिए ये विन-विन सिचुएशन है, दोनों के लिए शुभ संकेत है, दोनों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। भारत और यूके में व्यापार बढ़ने की संभावना है और इसके लिए इस संभावना को कैश कराने के लिए दोनों देशों ने 2025 की जुलाई में एक व्यापारिक समझौता, एक ट्रेड डील की भी है। क्या-क्या भारत से निर्यात होता है? तो भारत से ब्रिटेन को जाने वाली चीज़ों में हैं गहने, रत्न आभूषण, कृषि उत्पाद, औद्योगिक मशीनरी, आईटी सेवाएँ और फार्मास्यूटिकल्स। इन चीज़ों के अलावा भी कई चीज़ें भारत से निर्यात होती है। इनमें हैं कपड़ा, समुद्री भोजन, चमड़े के प्रोडक्ट्स, ऑटो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, कारपेट, हस्तशिल्प की चीज़ें, फल, सब्जी, अनाज, हल्दी, काली मिर्च, मसाले, मैंगो पल्प, दाल, फेनी, अचार और समुद्री प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ें भारत से निर्यात होती हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से जो चीज़ें भारत आती हैं, उनमें रक्षा उपकरण और मिसाइल टेक्नोलॉजी जो समझौता भी हुआ है, विमान और औद्योगिक मशीनरी, शिक्षा और तकनीकी सहयोग, निवेश, क्योंकि भारत का एक बड़ा निवेशक है यूके। मतलब भारत में निवेश करने वाले देशों में छठा सबसे बड़ा देश यूके है, तो भारत में यूके से एक बड़ा निवेश आता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आती हैं यूके से, जिनमें सॉफ्ट ड्रिंक है, कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, चॉकलेट है, बिस्किट है और सैल्मन मछली है, कारें हैं। ये सारी चीज़ें यूके से भारत में आती हैं। दोनों देशों में अभी जो यात्रा हुई उस दौरान मिसाइल आपूर्ति समझौते पर बात हुई। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, जॉइंट एक्सरसाइज भी शामिल है और डिफेंस को-प्रोडक्शन भी शामिल है। निवेश और आर्थिक सहयोग की बात करें तो लगभग 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में 1.3 बिलियन यूरो के निवेश की बात कही है। ब्रिटेन की कंपनियों ने भी भारत में रुचि दिखाई है। ब्रिटेन की 2 यूनिवर्सिटीज़ ने भारत में कैंपस खोलने का फैसला लिया है। यशराज फिल्म ने ब्रिटेन में फिल्मों की शूटिंग करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत अपने 50% टैरिफ का जो यूके से लगा है, उसका नुकसान यहाँ से भर सकता है निर्यात को बढ़ाकर।
अब ज़रूरी है कि दोनों देशों में सहयोग स्थिर रहे और बढ़ता रहे। एडिटोरियल के साथ हमारे लिए समझौता भी ज़रूरी है, जो दोनों देशों के बीच में हुआ है जुलाई 2025 में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझौता है, दोनों देश लंबे समय से इस पर बातचीत कर रहे थे और अब समझौते को आखिरी स्वरूप मिला है। क्या-क्या हुआ है इसमें? कुछ ज़रूरी बातें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें यूके ने लगभग 99% टैरिफ लाइनों को हटाया है और भारत में ने लगभग 90% टैरिफ लाइनों को हटाया है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा-सा यही मतलब है कि भारत से होने वाले निर्यात में लगभग सभी होने वाली चीज़ों को टैरिफ से छूट मिलेगी या बहुत कम टैरिफ लगेगा। ऐसे ही भारत आने वाली चीज़ों पर, मतलब यूके से निर्यात होने वाली चीज़ें जो भारत आती है, उन्हें 91% चीज़ों को लाभ मिलेगा, टैरिफ नहीं लगेगा या बहुत ही कम टैरिफ लगेगा। दोनों देशों को फ़ायदा होगा, क्योंकि व्यापार समझौतों में अक्सर यही होता है कि देश एक-दूसरे से टैरिफ की कमी करते हैं या टैरिफ को हटा ही देते हैं। इससे दोनों देश आसानी से एक-दूसरे के यहाँ आयात-निर्यात कर पाते हैं। समझौता तो हुआ है, कई क्षेत्रों को छूट भी मिली है, टैरिफ हटा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों का संरक्षण किया गया है। अब इन क्षेत्रों का संरक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए, इन क्षेत्रों में कॉम्पिटिशन को रोकने के लिए, इन संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों की रक्षा करने के लिए इस तरह के संरक्षण किए जाते हैं। जैसे डेयरी सेक्टर में, मतलब भारत में दुग्ध उद्योग बड़ा उद्योग है, भारत के किसान इससे जुड़े हुए हैं, विदेशों में बड़े-बड़े फर्म हैं, बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन होता है और यदि इस क्षेत्र को खोला जाता है, तो भारत के किसानों को इसका नुकसान हो सकता है। ऐसे ही अनाज, मिलेट, सोना, आभूषण, लैब ग्रोन डायमंड, इन चीज़ों को इस समझौते से अभी बाहर रखा है। साथ ही ये सुरक्षा उपाय भी किया गया है समझौते में कि यदि अचानक आयात बढ़ता है और घरेलू उद्योगों को नुकसान होता है, तो इस स्थिति का समाधान करने के लिए फैसले लिए जा सकते हैं। अब इस समझौते से निर्यात में वृद्धि होगी। वस्त्र, आभूषण, मशीनरी आदि में 20 से 40% निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि टैरिफ हटे हैं, निर्यात बढ़ेगा, टैरिफ कम होगा, भारत की चीज़ें यूके के मार्केट में कॉम्पिटिशन कर पाएँगी। इसके लिए निर्यात बढ़ने की उम्मीद है और यही हमारा लक्ष्य भी होता है कोई व्यापार समझौता करके, कि हमें हमारा निर्यात बढ़ाना होता है। ऐसे ही कुछ जीआई उत्पादों को भी सुरक्षा है, जैसे कि फेनी, गोवा की फेनी, ताड़ी, नासिक वाइन जैसे चीज़ों को सुरक्षा प्रदान की गई है। यूके का जो बाज़ार है, कृषि बाज़ार है, काफ़ी बड़ा है। उस बाज़ार में भारत को प्रवेश मिला है इस समझौते से और कृषि और खाद्य, प्रसंस्कृत खाद्य, मतलब जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड हैं, उनको भी शुल्क मुक्ति का लाभ मिलेगा, मतलब टैरिफ नहीं लगेगा और भारत की पहुँच होगी यूके के बाज़ार तक। समझौते में एमएसएमई और अलग-अलग क्षेत्रों, मतलब छोटे उद्योगों को फ़ायदा होगा, जैसे कि तिरुपुर के वस्त्र उद्योगों को, कोलकाता के चमड़ा उद्योग को, सूरत, भरूच के रसायन उद्योगों को फ़ायदा होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अब इन संबंधों का इसलिए महत्व है, भारत और यूके के बीच संबंधों का इसलिए महत्व है क्योंकि दोनों देश बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, दोनों देश व्यापार को बढ़ाने की उम्मीद भी करते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही यूके भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक रहा है। इसके अलावा दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं, यूएन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूके भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है। जी20 के सदस्य दोनों देश, कॉमनवेल्थ के सदस्य, इंडो पैसिफिक में दोनों देश सहयोग करते हैं। रक्षा साझेदारियाँ हैं और रक्षा सहयोग भी करते हैं और रक्षा अभ्यास भी करते हैं, जैसे कि अ, नौसेना अभ्यास है कोंकण, कोबरा वॉरियर वायुसेना अभ्यास है और अजय वॉरियर थल सेना अभ्यास है। इस तरह की एक्सरसाइज़ेस होती रहती हैं। भारतीय मूल के लोगों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है यूके में, लगभग 18 से 19 लाख की आबादी है। ये लोग यू भारत से जाकर यूके में बसे हैं। ये लोग यूके में काम करते हैं, भारतीय मूल के हैं और इनके हितों के लिए भी यूके से अच्छे संबंध बनाए रखना ज़रूरी है। दोनों देश शिक्षा जगत में भी सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर यूके की यूनिवर्सिटीज़ भारत में कैंपस खोल रही हैं, जैसे गुरुग्राम में एक साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कैंपस खोलने की बात चल रही है। लगभग 1,70,000 भारतीय छात्र यूके में पढ़ाई भी करते हैं और कोविड-19 के दौरान भी दोनों देशों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया था, वैक्सीन को लेकर सहयोग था, क्योंकि ये जो एस्ट्राज़ेनेका कंपनी है यूके की और सीरम इंस्टीट्यूट भारत का है, इन्होंने समझौता किया था और फिर भारत को कोविशील्ड वैक्सीन मिली थी। अब दोनों देशों में सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ चिंताएँ भी हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों देशों का रुख अलग-अलग है। जहाँ भारत रूस के ज़्यादा करीब है, वहीं यूके यूक्रेन को मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। यूके की घरेलू राजनीति में भी भारत को लेकर कुछ अलग-अलग विचारधाराएँ, जैसे कि कश्मीर के मुद्दे पर यूके की जो राजनीतिक बयानबाज़ी है, वो भारत के लिए थोड़ी-सी असहज कर देने वाली है।
इसके अलावा खालिस्तान उग्रवाद, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं जहां पर भारतीय दूतावासों पर या झंडे पर इस तरह के खालिस्तानी गतिविधियां होती रहती हैं। इस तरह की गतिविधियां भारत के लिए थोड़ी सी चिंता पैदा करती है। भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं हो जाती हैं। समर्पण संधि होने के बावजूद भी अभी भी कुछ हाई प्रोफाइल्स आरोपी हैं, उनका प्रत्यर्पण भारत को नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर भी चिंता है, जिनमें विजय माल्या एक सबसे बड़ा नाम है। लास्ट में एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू में पहला सवाल है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जुलाई 2025 में जो व्यापार समझौता हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है व्यापार, निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत यूके आर्थिक संबंधों के बारे में सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत ब्रिटेन के कुल निर्यात में 2% से भी कम का योगदान देता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिटेन भारत के कुल निर्यात का लगभग 3% हिस्सा है। ये बात भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि दोनों देशों के बीच कोई निवेश समझौता नहीं हुआ। ये गलत है। 1 और 2 ही सही है। तीसरा सवाल है कि 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच किए गए प्रमुख रक्षा समझौतों का स्वरूप क्या था? तो 2025 में ब्रिटेन और भारत के बीच में अभी जो प्रमुख रक्षा समझौते हुए वो मिसाइल को लेकर हुए थे। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भारत यूके आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग में शामिल है? तो भारतीय कंपनियों द्वारा ब्रिटेन में निवेश सही है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों द्वारा भारत में कैंपस खोलना ये भी सही है। भारतीय फिल्मों की ब्रिटेन में शूटिंग ये भी सही है। केवल द्विपक्षीय रक्षा प्रशिक्षण नहीं, ये गलत है। केवल द्विपक्षीय रक्षा प्रशिक्षण नहीं है। पांचवा और आखिरी सवाल है कि भारत यूके आर्थिक संबंधों के लिए कौन सा वैश्विक संदर्भ महत्वपूर्ण है? तो वैश्विक संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पर जो 50% का टैरिफ लगा है, उस टैरिफ से यदि उस नुकसान की भरपाई करनी है तो यूके उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूके को होने वाले निर्यात में वृद्धि करके भारत इधर से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकता है। तो 2 एडिटोरियल थे, दोनों एडिटोरियल हम पढ़ चुके हैं। पहला एडिटोरियल था यूएस ने जो 20 सूत्री शांति योजना और मध्यस्थता करके हमास और इसराइल में समझौता करवाया है उसको लेकर। एक और दूसरा एडिटोरियल था भारत और यूके के संबंधों के बारे में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।